हुकूमत ने आने वाले साल का बजट पेश कर दिया है। ये एक ग्रोथ बजट है और शौकत तरीन ये कहते हैं कि ये सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ हमें आगे लेके जाएगा। इस बजट के हवाले से इंडस्ट्री तारीफ भी कर रही है कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया, इंसेंटिवाइज किया है कि आप किस तरीके से इंडस्ट्री को आगे लेके जाएंगे, एक्सपोर्ट्स में इजाफा करेंगे। लेकिन फिर भी कुछ अहम सवाल आते हैं। शौकत तरीन से बार बार ये पूछा गया है कि जो टैक्स रेवेन्यू का हदफ है वो आप कैसे पूरा करेंगे, और इसके अलावा भी कुछ ऐसे टारगेट्स हैं जो कि हुकूमत को मीट करना ज़रूरी है अगर वो इस बजट में मुकम्मल इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं। इस पर हम बात करेंगे जो इश्यूज़ हैं, और उसके लिए आज हमें ज्वाइन करेंगे हमाद अज़हर साहब, वफाकी वज़ीर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमाद अज़हर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हमाद साहब, बहुत सारे इश्यूज़ तो एड्रेस कर चुके हैं शौकत तरीन साहब। दो तीन मखसूस चीज़ों पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो जो टैक्स रेवेन्यू है वो 5,800 अरब रुपये है, और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो 2,000 अरब रुपये है। उसमें जो एक प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड की मद में आप लोगों ने कहा है कि 252 अरब रुपए हम इस साल इकट्ठा करने जा रहे हैं। ये कैसे मुमकिन होगा? इस साल क्या प्लान्स है? कौन से कंपनीज को प्राइवेटाइज किया जाएगा? क्योंकि पिछले 2 सालों में हमने देखा, इनफैक्ट पिछले 3 सालों में, कि जो भी रकम रखी गई है प्राइवेटाइजेशन की, जैसे कि पिछले साल 100 अरब रुपए रखे लेकिन प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड जीरो थे। उससे पिछले साल 19-20 में 150 अरब रुपए रखे लेकिन प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड जीरो थे। तो इस साल हदफ क्या है हमारा? कौन सी कंपनीज हैं? जी, 2 RLNG के प्लांट्स हैं जो पिछले साल भी थे, लेकिन वो पिछले साल कोविड की वजह से नहीं हो सके प्राइवेटाइज, और उनको हमारी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस साल हम कर लेंगे। और दूसरा, पाकिस्तान स्टील मिल की जो बिडिंग है वो भी एक्सपेक्टेड है लेटर पार्ट ऑफ दिस कैलेंडर ईयर में। हमें उसकी भी काफ़ी उम्मीद है, काफ़ी काम उस पर हो चुका है। और कुछ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो लाइंग हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की, ये उनकी प्रोसीड्स हैं जो कैलकुलेट की गई हैं। और उम्मीद है कि दोनों पावर प्लांट्स की प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी, जैसे आपने कहा लास्ट ईयर नहीं हो सकी। और क्या इस पर कन्विंस कर लिया जाएगा IMF को भी कि यहां से हम 250 अरब रुपए इस साल इकट्ठा कर लेंगे? मुझे उम्मीद तो है, क्योंकि काफ़ी इस पे हमने जो इसके बॉटलनेक्स थे उन पे काफ़ी काम किया है और अभी भी कर रहे हैं। और तकरीबन हर 2 हफ्ते के बाद मेरी और फाइनेंस मिनिस्टर की और प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर की मीटिंग होती है इन 2 RLNG प्लांट्स पे। और जितनी देर मैं इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर था तो उतनी देर हर हफ्ते मेरी तमाम टीम और प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर साहब की तमाम टीम प्राइवेटाइजेशन में मिलती थी। और पाकिस्तान स्टील मिल्स की जो हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आप समझ लें जिसमें हम जा रहे हैं, उसके हवाले से मीटिंग होती थी। और हमने 80% से बल्कि 90% मैं कहूँगा कि उसके प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड इशूज़ को रिजॉल्व कर लिया था। सही है। और डिस्कोस के हवाले से भी एक अरसे से बात हो रही है कि उनको पहले तो रिफॉर्म भी किया जाएगा, फिर प्राइवेटाइज किया जाएगा। कल हमारे प्रोग्राम में मियां मोहम्मद मंशा साहब थे, कह रहे थे कि अब बोर्ड चेंज करना या एग्जीक्यूटिव लगाना, ये तो हम बहुत अरसे से देख चुके, मुख्तलिफ कंपनीज में होता नहीं है, हमें मुकम्मल तौर पर प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना होगा। उस हवाले से क्या प्लान है हुकूमत का? मैं इनकी इस बात से मुतफिक हूँ कि जो हमें रिज़ल्ट डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन से आएगा वो हमें शायद नतीजा दूसरे रिफॉर्म से ना आए, लेकिन बहरहाल जितनी देर वो प्राइवेटाइज नहीं हो रहे, हमें रिफॉर्म का प्रोसेस रोकना तो नहीं चाहिए। और प्रोफेशनल लोगों को बोर्ड में बिठाना और फिर उनकी रिकमेंडेशन पे मैनेजमेंट को अपॉइंट करना एक अच्छी प्रैक्टिस है जो हमने शुरू की है। अलबत्ता ये ज़रूर बात ठीक है, अब हम कोशिश कर रहे हैं कि 2 डिस्कोस को प्राइवेट पेयर करें, एक अच्छा परफॉर्मिंग डिस्को और एक बुरा परफॉर्मिंग डिस्को, और उनको हम प्राइवेट सेक्टर के पास लेके जाएं। अच्छे डिस्कोस के लिए तो बड़ा एपेटाइट है प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन बुरे डिस्कोस के लिए नहीं है, और सबसे ज़्यादा रिफॉर्म की ज़रूरत बुरे डिस्कोस को है। तो अभी ये एक हमने खाका प्रोविजनली बनाया है जिसको मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ। तो जब प्राइवेटाइज होगा तो उस वक्त भी इसी तरीके से इन्वेस्टर को कंपनी दी जाएगी कि एक डिस्को वो होगा जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जहाँ से रिकवरी बेहतर है, और एक वो डिस्को दिया जाएगा जहाँ पे रिकवरी कम है। ये कॉम्बिनेशन बना के दिया जाएगा। हाँ जी, लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि जो हमारे बड़े डिस्कोज हैं, जैसे लेस्को है, फेस्को है, गैपको है, ये बड़े डिस्कोज हैं जहाँ वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, ये अच्छे परफॉर्मिंग में कंसिडर किए जाते हैं। और जो छोटे डिस्कोज हैं उनकी वॉल्यूम्स यूनिट्स की कम है, तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर को उनके लिए टर्न अराउंड करना जो है वो भी आसान होएगा, लेकिन होना ये पेयर में ही चाहिए। मेरा फ़िलहाल तो यही ख्याल है। सही। हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज रहा है कि महंगाई को काबू करना है। अब अगले साल भी आप लोगों ने बातें तो की हैं कि फूड इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक तलवार लटक रही है हमाद साहब हमारे सर पे, और वो है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की सूरत में 600 अरब रुपए का टारगेट है अगले बजट में। यानी कि इस वक्त अगर पेट्रोल पे आप 4.5 रुपए लेवी चार्ज कर रहे हैं, डीजल पे 8.5 कर रहे हैं, तो आपको इसको बढ़ाना पड़ेगा, शायद 25-30 रुपए तक लेके जाना पड़ेगा। और अगर इंटरनेशनल मार्केट में यही कीमतें रहती हैं तेल की, तो इसका मतलब है कि 20 से 25 रुपए का इजाफा नजर आ रहा है। और इस इजाफे का इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट सिर्फ ऑयल प्राइसेस के जरिए नहीं होगा, जहां जहां तेल इस्तेमाल होता है उसका इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट वहां पर भी नजर आएगा।
आप जैसे जानते हैं कि फ़िलहाल तो पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोल और डीज़ल, वो शायद दुनिया के सबसे कम तरीन सतह पे हैं रुपयों में। और जो फाइनेंस ने ये प्रोजेक्शन की है 610 अरब की, ये दो बुनियादों पे की है। एक तो ये कि हमें पिछले 4-5 महीने बल्कि 6 महीने में बहुत ज़्यादा डिमांड इंक्रीज़ नज़र आई है। हम समझते हैं कि अगले साल रिफाइनरीज़ की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होएगी और इंपोर्ट भी ज़्यादा होएगा तेल इस साल की बनस्बत काफ़ी ज़्यादा। रिफाइनरी पॉलिसी भी आई है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिवाइज हो गए हैं। दूसरा एक ये प्रोजेक्शन है कि अगर ईरान मार्केट में आता है, जिसको मेरा ख्याल है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में आहिस्ता आहिस्ता इंटीग्रेट करने के कुछ इशारे मिल रहे हैं, तो उससे इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो हैं वो नीचे जाएंगी, जिससे हमें PDL के अंदर इजाफा करने की गुंजाइश मिल जाएगी। बट जैसे कि आप कह रहे हैं कि अगर दूसरी तरफ मामला जाता है तो ये हमारे लिए बिल्कुल एक चैलेंज बनेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोगों को ऑयल प्राइसेस की जो इन्फ्लेशन है उससे महफूज रखा जाए, इंसुलेटेड रखा जाए। इस वक्त जो मैंने सवाल किया, जो आप कह रहे हैं कि जो हालात अगर दूसरी तरफ जाते हैं वो ज़्यादा उसकी चांसेस नज़र आ रहे हैं ना, क्योंकि ईरान वाला मामला उस पर हम होप तो नहीं रख सकते कि वो होगा तो फिर क्या होगा। अभी तो फिलहाल नज़र आ रहा है कि दुनिया में कोविड के बाद मामला चलने लगे हैं, तो शायद तेल की कीमतें इसी लेवल पर बरकरार रखें। तो हमें PDL अगर बढ़ाना पड़ा तो इसका जो इम्पैक्ट है वो किस हद तक होगा इन्फ्लेशन पर, ये अहम इशू है। आप कह रहे हैं कि तेल की कीमतें पाकिस्तान में दूसरे ममालिक से कम है, लेकिन हमारे अफराते ज़र दूसरे ममालिक के और खित्ते के मुकाबले में ज़्यादा है ना। ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि हम चाह रहे हैं कि हम तेल की कीमतों को नीचे रखें। और ये जो आप कह रहे हैं कि ज़्यादातर उधर जाने का चांस है, देखें कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, कोई एनालिस्ट एक दूसरे से एग्री नहीं कर रहे। जो फ्यूचर्स ट्रेड हो रहे हैं वो तो कम पे हो रहे हैं। अगर फ्यूचर्स को अगर एज एन इंडिकेशन देखा जाए मूविंग फॉरवर्ड की, तो वो तो फ़िलहाल उनकी जो फॉरवर्ड प्रोजेक्शन है वो तेल की कीमतों की कम है। बट अगेन जो हमने पिछले 1 साल में सबक यही सीखा है कि ये जो इस वक्त इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस हैं वो प्रेडिक्ट करने से इस वक्त शायद आगे जा चुकी हैं, उनकी वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। लेकिन 4.5 पेट्रोल पे और 8.5 डीजल पे ये तो बरकरार रखना मुश्किल है अगर 600 अरब रुपए इकट्ठा करने हैं तो। जैसे कि मैंने आपको कहा कि डिमांड ग्रोथ कंबाइंड विद मे बी फॉल इन इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस, ये दो फैक्टर्स हमें हेल्प कर सकते हैं। अगर नहीं किया तो फिर हम नेचुरली वी विल रिवाइज आवर प्लान और देखेंगे कि उस वक्त बैठ के क्या करना है। लेकिन हमारी उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि कोशिश करें कि लोगों को इसे इंसुलेटेड भी रखें और अपने नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ या रेवेन्यूज़ के टारगेट्स को आपस में बैलेंस्ड रखें। सही। हमारे साहब अब पावर सेक्टर में बताइएगा, क्योंकि अब तो आप वजारत भी आपके पास है। प्लान क्या है इस साल? आप लोग सर्कुलर डेट का जो क्वांटम है उसको 250 अरब रुपए तक रखने में कामयाब रहे हैं, बट अगले साल क्या होगा? IMF तो कहता है कि अगर कैपेसिटी पेमेंट का जो आगे प्रेशर है आपको कंट्रोल करने के लिए टैरिफ बढ़ाना पड़ेगा। शौकत तरीन साहब कहते हैं टैरिफ नहीं बढ़ाएंगे, वजीर आजम कहते हैं हम टैरिफ नहीं बढ़ाएंगे। तो कैसे फिर इस कैपेसिटी पेमेंट का जो इशू है उसको रिजॉल्व करेंगे अगर टैरिफ नहीं बढ़ाएंगे तो? देखें, इसमें समझने की ज़रूरत है और मैं ये मौका चाहूँगा कि लोगों को भी समझ आए कि ये कैपेसिटी पेमेंट्स क्यों हमारे लिए प्रॉब्लम्स हैं। हमारे मुल्क में सिर्फ 1 माह या इवन 1 माह भी नहीं, कुछ एनालिस्ट कहते हैं 3 हफ्ते आपकी पीक डिमांड रहती है। जैसे इस साल हमने पाकिस्तान की गुज़िश्ता रोज़ या उससे गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा बिजली की खपत भी हुई और जनरेशन भी हुई। लेकिन ये ट्रेंड सिर्फ 3 हफ्ते या 21 दिन या 24 दिन साल के रहता है। बाकी हमारी जो पूरे साल की औसतन डिमांड है वो 10 से 15 हज़ार मेगावाट के दरमियान रहती है और सर्दियों में इससे भी नीचे चली जाती है। लेकिन हम जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 35,000 मेगावाट के करीब, हम पूरा साल 11 महीने हम उसकी पेमेंट कर रहे होते हैं, बिजली लें या ना लें। इस साल पिछले साल की बनिस्बत हमने 400 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट ज़्यादा दी, और लेकिन इसके बावजूद सर्कुलर डेट में इजाफा 550 अरब से कम होकर 250 अरब पे आ गया और शायद 200 अरब तक भी चला जाए जब ये फिगर्स रिकनसाइल होंगी। तो अगले साल भी हम कोशिश करेंगे कि इसको मज़ीद कम किया जाए, इसको आहिस्ता आहिस्ता ज़ीरो पे लेके जाया जाए। और उसके अंदर डिमांड ग्रोथ ऑफ सीज़न में बहुत ज़रूरी है कि जब हमारा 6,000 8,000 मेगावाट पे लोड होता है लेकिन हम पेमेंट 35,000 की कर रहे होते हैं, तो उस वक्त डिमांड ग्रोथ हमें चाहिए। और दूसरा, हमें सिस्टम में एफिशिएंसीज चाहिए। हमने कुछ रिकवरीज़ में इंप्रूवमेंट की है और हमारे सिस्टम लॉसेस में भी कुछ पीछे करके इंप्रूवमेंट आई है। ट्रांसमिशन नेटवर्क्स में हमें बड़ी मेजर इन्वेस्टमेंट चाहिए, उससे सिस्टम लॉसेस जो हैं वो कम होते हैं। और आपने देखा कि इस साल हमने 100 अरब रुपये से ज़्यादा रखे हैं, जो कि पिछले 3 साल के कंबाइंड इन्वेस्टमेंट से 1 साल में ज़्यादा होंगे। तो ये हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। इस साल जो बजटेड सब्सिडी है, मैं आपको बताऊँ, सर्कुलर डेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा फाइनेंस की तरफ से अनबजटेड सब्सिडीज़ भी हैं, यानी जो सब्सिडीज अनाउंस
होती हैं लेकिन वो दी नहीं जाती पावर सेक्टर को, उससे आपका सेक्युलर डेट बढ़ता है। तो इस साल उन सब्सिडीज़ में भी इजाफा किया गया, वो 330 अरब के करीब TDS को ले जाया गया जो 150 अरब के करीब होता था पहले। तो ये सारी चीज़ें मिला के हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अगले साल हम मज़ीद बेहतरी ले आएंगे। अच्छा, लेकिन हमाद साहब, जब आप कहते हैं कि सिर्फ 3 हफ्ते होती है पीक डिमांड, लेकिन कोई भी मुल्क जब अपनी पावर जनरेशन कैपेसिटी बढ़ाता है और ट्रांसमिशन की वो इन्वेस्टमेंट करता है तो वो पीक डिमांड को देख के ही करता है ना। ये तो हम नहीं कह सकते कि मिनिमम डिमांड कितनी होती है या औसतन डिमांड कितनी होती है। आपको जो फैसले करने हैं वो तो पीक डिमांड रख के कर रहे हैं, और आप लोग तो कहते रहे कि मुल्क में इतनी ज़्यादा बिजली नून लीग ने लगा दी है कि उस वजह से हमें कैपेसिटी पेमेंट देना पड़ती है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जब डिमांड बढ़ती है तो लोड शेडिंग होती है, एलानिया और गैर एलानिया दोनों। नहीं, ये कैपेसिटी की वजह से नहीं है, इसके अंदर एक ट्रांसमिशन का बड़ा कंस्ट्रेंट है। जब हम आए थे तो हमारी ट्रांसमिशन कैपेसिटी बहुत कम थी, 4000 मेगावाट हमने उसमें ऐड किए। लेकिन अभी मैं आपको फ्रैंकली बताऊं कि ये गुज़िश्ता दिनों में 24,000 मेगावाट की डिमांड थी और 24,000 मेगावाट ही हम जनरेट कर रहे थे, और सिस्टम हमारा जो ट्रांसमिशन का है वो बिल्कुल स्ट्रेच्ड था। फिर दूसरा ये है कि जिस तरह प्लानिंग की गई, अब मैं अगर एक ही टाइम पे गैस के सारे प्लांट चलाना चाहूँ तो मैं नहीं चला सकता, क्योंकि इंपोर्टेड गैस जो है वो 1200 MMBTU से ज़्यादा पंप नहीं कर सकते, और वो हम 1200 MMBTU से भी ज़्यादा अपनी लाइंस में पंप कर रहे थे। लोकल गैस भी हमने डाइवर्ट की प्लांट्स को, लेकिन उसकी इतनी तादाद नहीं है अवेलेबल कि हम चला सकें। तो एट वन टाइम जिन सारे प्लांट्स की आप सारा साल के लिए दे रहे होते हैं किराया, अगर आप उनको चला ही नहीं सकते क्योंकि आपकी फ्यूल सप्लाईज़ की कंस्ट्रेंट हैं, तो ये कोई अच्छी प्लानिंग नहीं है। और दूसरा एक वजह ये थी कि अगर आपके 2-3 बड़े मेजर हाइडल प्लांट्स जैसे गुड्डू, तरबेला और मंगला के अंदर ब्रेक डाउन आए तो 1-2 दिन लग जाते हैं आपको दूसरे प्लांट्स को कैचअप करने में, स्टार्टअप करने में। वही गैप आया था और वो हमने कवर कर लिया था। लेकिन इस वक्त जो ज़्यादा बड़ा गैप है वो हमारी जो डिपेंडेबल कैपेसिटी है वो 30 से 33,000 है, लेकिन जो बरूए कार लाई जा सकती है बिकॉज ऑफ ट्रांसमिशन कंस्ट्रेंट्स या अदर थिंग वो 24,000 मेगावाट है। उस बॉटलनेक को हमें एड्रेस करना है। और पिछली गवर्नमेंट ने जनरेशन कैपेसिटी तो पूरे साल के लिए हम पे एक वो समझ लें कि एक बर्डन डाल दिया, लेकिन ट्रांसमिशन का बॉटलनेक वैसे ही छोड़ दिया। और जो कैपेसिटी पेमेंट्स का डाला, मैं समझता हूं कि मेरी राय है कि वो जितना होना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा है। 2023 में हमारे पास 50% ज़्यादा बिजली होएगी जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उससे। 3000 मेगावाट तो हम अगले 6 महीनों में ऐड करने वाले हैं। जो पुराने सौदे जो हैं वो आए हुए हैं और उनको हमने कमीशन करना है। तो दिस इज़ एक बहुत बड़ा इनकी प्रोजेक्शन में मिस प्लानिंग के अंदर फॉल्ट था। तो हमाद साहब, 2018 में उमर अयूब साहब जब वजीर थे उन्होंने कहा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे हम खर्चा करेंगे। आज उस बात को 3 साल हो गए हैं। LNG टर्मिनल लगाने का कहा था कि लगाएंगे, अभी तक जो टर्मिनल का काम है वो भी नहीं शुरू हुआ। ये भी कहा था कि पाइपलाइन बिछाएंगे। नून लीग ने 2 टर्मिनल लगाए, 1200 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई। तो 3 साल बाद अगर ना टर्मिनल लगा, ना गैस की पाइपलाइन बिछी, ना ट्रांसमिशन लाइंस की कैपेसिटी उतनी बड़ी है जितनी हम जनरेशन बर्दाश्त कर सके, तो फिर ये तो नाकामी तो हुकूमत की रही ना आपकी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं समझता हूँ कि उमर अयूब साहब के टाइम पे 4000 मेगावाट की ट्रांसमिशन की कैपेसिटी इंक्रीज़ की गई, जो कि रिकॉर्ड था। 70-80 अरब के करीब 3 साल में इन्वेस्ट किए गए। इससे पहले कभी पाकिस्तान की तारीख में 3 साल में इतनी रकम नहीं इन्वेस्ट की गई। और अब हम 1 साल में 100 अरब हमने बजट लिया है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको एब्जॉर्ब करें। तो जितनी अब ट्रांसमिशन में हो रही है इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती। जहाँ तक गैस पाइपलाइन की बात है तो आपको याद होएगा कि 2015 में नून लीग ने एक MOU साइन किया था नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन के लिए, लेकिन अगले 4 साल 5 साल वो इसके ऊपर कोई पेशरफ नहीं कर सके। हमारी गवर्नमेंट ने अभी मई के आखिर में IGA साइन किया है नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन पे, और इंशाल्लाह ताला हम इसके अंदर 1 साल के अंदर अंदर काम शुरू करेंगे। ये रशिया की मदद के साथ जो हम प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं ताकि हमारी जो फ्यूल सप्लाई है वो बेहतर हो सके गैस की। मेरे सामने ये नेपरा की रिपोर्ट पड़ी हुई है, स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट 2018-19 जो आपकी हुकूमत का पहला साल था, 47 बिलियन रुपए उसमें आपने ट्रांसमिशन पे खर्च किए थे, और नून लीग ने अपने आखिरी 2 सालों में 86 बिलियन खर्च किए थे। नेपरा की रिपोर्ट कहती है। आप कह रहे हैं कि हमने 3 साल में 80 अरब रुपए किए और किसी हुकूमत ने नहीं किया। नून लीग के आखिरी 2 सालों में 86 बिलियन खर्च किया नेपरा की रिपोर्ट के मुताबिक। देखें, जो हमने पैसे खर्च किए हैं अपने फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स के ज़रिए अलहदा किए हैं, CPEC के ज़रिए अलहदा किए हैं, PSDP के ज़रिए अलहदा किए हैं, और NTDC ने अपने बजट के ज़रिए अलहदा किए हैं। और जहाँ तक मेरी इतलात है, अगर आप इन तीनों रकूम को इकट्ठा क्लब करें तो ये पहले की बनिस्बत कहीं ज़्यादा है।
अच्छा, जब हम बात करते हैं कि 1000 या 1500 मेगावाट की अभी भी जब पीक डिमांड थी, शॉर्टफॉल था, लेकिन उसमें हम 5500 मेगावाट की जो कि रेवेन्यू बेस्ड लोड शेडिंग है, यानी कि जहां से रिकवरी नहीं हो रही उनके ऊपर लोड शेडिंग की जाती है, उसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं। उसके हवाले से क्या किया गया है? क्या उसको कम नहीं करना है? क्योंकि जब वो कम होगा, वहां से रिकवरी बेहतर होगी, आप उनको ज्यादा बिजली देंगे तो ही ये कैपेसिटी पेमेंट वाला इशू आप हल कर सकेंगे ना। आपने तो डिमांड को बढ़ाना है, लेकिन वो तो हमने जैसे समझ ही लिया है कि 5500 मेगावाट तो लोड शेडिंग हमने करनी ही करनी है, क्योंकि वहां से रिकवरी नहीं होती। देखें, ये जहाँ तक मेरी मेमोरी मुझे सर्व कर रही है, 2011 से ये रेवेन्यू बेस्ड लोड शेडिंग का एक पैराडाइम आया हुआ है, और इसमें कोई वो नहीं है मुझे ये कहने में कि इसमें कुछ लोगों के साथ जो उन लोकेलिटीज़ में बिजली चोरी नहीं कर रहे वहाँ उनके साथ एक नाइंसाफ़ी भी है। लेकिन इस वक्त सिस्टम की क्या कंस्ट्रेंट है? कुछ हमारे ऐसे फीडर्स हैं जहाँ 70% 80% बिजली चोरी है, यानी कि अगर 10 घरों को बिजली जाती है तो 7 से 8 उनमें चोरी करते हैं। आप जितनी भी बिजली दें तो वो सारी जो है उसके अगेंस्ट आपको रिकवरी नहीं आती। तो उसके ऊपर हम अब एक टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस जैसे AMI मीटर्स हैं और ABC केबल्स हैं, उसका अब हम इस्तेमाल जो है वो पायलट प्रोजेक्ट हमने शुरू किया हुआ है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस सब के बावजूद हमारी जो रिकवरी का रेशियो इस साल गया है वो 94% गया है, यानी कि वापडा ने जितने यूनिट्स वापडा ने नहीं, डिस्कोज ने जितने यूनिट्स ट्रांसमिट किए हैं उसके अगेंस्ट 94% की पेमेंट आपको आई है। लेकिन ये 6% का जो गैप रह गया है, ये उन्हीं एरियाज़ में है जहाँ 70% 80% बिजली चोरी। और अगर हम यहाँ पर रेवेन्यू बेस्ड लोड शेडिंग ख़त्म कर दें तो हमारा अपना तखमीना है कि तकरीबन 125 अरब रुपए सालाना सर्कुलर डेट में मज़ीद इजाफा होएगा। तो हम बिल्कुल जब ये प्राइवेटाइजेशन होएगी, जब हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम्स ज़्यादा बेहतर होएंगे, ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट होएगी, तो हम इस पोजीशन में होएंगे कि हम अफोर्ड कर सकें कि हम हाई लॉस एरियाज़ में भी बगैर किसी स्टॉपेज के हम बिजली दे सकें। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि हमारा ऑलरेडी फाइनेंशियली सिस्टम बड़ा डेलिकेट है पावर सेक्टर का, हम अभी फ़िलहाल अहम नंबर आप बता रहे हैं, क्योंकि पिछले साल कोविड की वजह से आप लोग कहते हैं कि 88.77% तक आ गया था रिकवरी रेट, और ये नेपरा की रिपोर्ट का नंबर मैं आपको बता रहा हूं, आप कह रहे हैं लेकिन इस साल इंप्रूव करके 94% पे चले गए। नहीं, ये 88.87 इसलिए था क्योंकि बहुत सारी पेमेंट्स को डिफर कर लिया गया था। ये तो इस वक्त तो 90% से ऊपर जा रहा है। 94% आपने कहा रिकवरी होगी हमारी डिस्कोस की। अगर आज ये इसका मेरे पास प्रिसाइज नंबर नहीं है, लेकिन 90% से ये ज़्यादा ही है। 90% से ये ज़्यादा है। लेकिन अभी आपने रिसेंटली एक प्रोग्राम में कहा था कि जो सर्कुलर डेट पे रिकवरीज का और लाइन लॉसेस का इंपैक्ट सिर्फ 13% है, बाकी 87% कैपेसिटी पेमेंट का है। तो जरा मुझे बताइए IMF को कैसे कन्विंस करेंगे? जब आप IMF को कहते हैं कि देखिए हम टैरिफ बढ़ाएंगे नहीं, हम दूसरे एरिया से इसको पूरा करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ आप कहते हैं कि 13% इंपैक्ट है जिसमें लाइन लॉसेस है और थेफ्ट है, और फिर आप ये भी कहते हैं कि अगर हम अपनी GDP ग्रोथ को 7-8% पर रखें अगले 7-8 साल के लिए, तो जाके हम कैपेसिटी पेमेंट को एब्जॉर्ब कर सकेंगे। तो IMF को कैसे कन्विंस करेंगे कि टैरिफ वगैरह हम कर सकते हैं? फिर भी नहीं कर सकेंगे। फिर भी नहीं कर सकेंगे तो फिर IMF को कैसे कन्विंस करेंगे इस बात पर? 7-8% भी रखें, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, अगर हम 10% भी इकोनॉमिक ग्रोथ रखें तो इन्होंने PMLN ने इस तरह बेदरेक तरीके से कैपेसिटी ऐड की है कि हमारे पास 2023 में 50% एक्स्ट्रा बिजली रहेगी, और जो हमारा सर्कुलर डेट का हर साल फ्लो होता है, इंक्रीज़ होता है, उसको हम बड़ी बारीकी से के साथ हर माह देखते हैं कि ये फ्लो कहाँ से जनरेट हो रहा है, और उसमें 13% ही सिर्फ आपकी रिकवरीज और ये दूसरे लाइन लॉसेज जो हैं वो शुमार कर रहे हैं। फिर हमारा यही सवाल है, आप सिस्टम को IMF को कैसे कन्विंस करेंगे? एक मिनट, मैं आपको बता रहा हूँ हम कैसे कन्विंस करेंगे। मैं सिर्फ ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों के लिए भी समझना ज़रूरी है कि सिस्टम लॉसेस को आप ये अज्यूम ना करें कि वो ज़ीरो पे आ जाएंगे। वो नॉर्थ अमेरिका में और बरतानिया में भी ज़ीरो पे नहीं आते। वो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के अगर आप मुताबिक भी ले आएँ तो फिर भी वो 13% आपका हिस्सा बनते हैं सर्कुलर डेट के फ्लो का। तो इन द बेस्ट केस सिनारियो IMF को हम ऐसे कन्विंस करेंगे कि IMF की एक बॉटम लाइन है कि आपने सर्कुलर फ्लो का जो उसके अंदर इजाफा है उसको आपने क्लब करना है ज़ीरो पे या एक हर सतह पे। हर साल के लिए उनका एक फ़र्क टारगेट है। इस साल जो उनका टारगेट था 450 अरब का, हमने ओवर परफॉर्म किया बाय 200 बिलियन रुपीज़। तो वो हमने कोई जितना वो टैरिफ बढ़ाने का कह रहे थे उतना टैरिफ बढ़ा के तो नहीं किया ना, वो तो हमने अपने तरीके से ही किया, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग करके, इंडस्ट्रियल रिलीफ पैकेज दे के, कंजम्पशन बढ़ा के। तो इसी तरह हमको इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकालेंगे और कोशिश करेंगे। देखें किसी टाइम पे जब बिल्कुल, क्योंकि पिछले महंगे सौदों का इतना बोझ है कि नहीं और कोई रास्ता होता कि बढ़ाया जाए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जितनी देर हो सके और कोशिश करेंगे कि टैरिफ ना बढ़ाया जाए और लोगों को इसे इंसुलेट रखा जाए। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि अगले 10 साल तक आप 10% ग्रोथ में भी आप कह रहे हैं कैपेसिटी पेमेंट एब्जॉर्ब नहीं होगी। इस साल हमारी ग्रोथ है GDP की 4% और 7% से बिजली की जो डिमांड है उसमें इजाफा हुआ है। तो जरा बताइए, अगर हम 24,000 पर हैं
और अगर आप 5-6% से भी ग्रो करते हैं तो इसका मतलब जो खपत होगी, जो डिमांड होगी, उस वो तो 10% तक चली जाएगी। अगर आप 24,000 पे कंपाउंडिंग परसेंट ले लें 10%, तो इतना तो नहीं टाइम लगना चाहिए एब्जॉर्ब करने के लिए। फिर शहजाद साहब, आपको पता नहीं है कि जो आगे जनरेशन ऐड हो रही है उसकी तादाद कितनी है? 2023 तक कितनी हो जाएगी जनरेशन? बहुत ज़्यादा है। उसकी फिलहाल एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया कि अगले 6 महीने में 3000 मेगावाट है, और उसके बाद अगले 6 महीने में और अगले 2-3 साल कॉन्स्टेंटली मेगा प्लांट्स हैं जो आपके ऑनलाइन आ रहे हैं। बहुत वी आर मैसिवली एडिंग कैपेसिटी बेस्ड ऑन। हमाद अज़ीज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे।